बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पूरा चैप्टर भी किया, हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी की और उसका रिव्यू भी ले लिया। अब हम आगे जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका एक ओवरव्यू लेंगे ताकि मैं आपको बता दूं कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपने कितना लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें होता है कि आपका जो आंसर है वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, बेशक वो 1 लाइन का है या 2 लाइन्स का है या बेशक वो 3 से 4 लाइन्स पे जा रहा है या लंबा हो रहा है, आपका क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए और वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर रेलेवेंट है और वो 1 लाइन का भी है तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आपको नोट्स में भी नज़र आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसको किस तरह बेटर बनाना है। आपको जो नोट्स हैं वो बनाकर दे दिए गए हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स आपको बना के दिए गए हैं। अब आपने उनको मज़ीद बेहतर ख़ुद करना है क्योंकि आप सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं और नोट्स में ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो ये देखें, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें कि व्हाट इज़ टू ड्रॉ अ पिक्चर इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसका आंसर सिर्फ 1 लाइन में है कि इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेलिवेंट आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आप इसको लंबा करना चाहें तो आप इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इस पेज नेक्स्ट पेज पर आएँ, आपके पास क्वेश्चन है हाउ कैन वी सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, सो इन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये 1 लाइन का आंसर है, आपको जो शॉर्ट आता है वो आई गेस 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, उससे आपका अफेक्ट जो होता है आंसर पे, आपकी जो क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन पेपर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि जब आपने अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, सब आपने क्वेश्चन नहीं लिखना होता। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है वो आप नहीं लिखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आपका नंबरिंग है आपने वही यूज़ करनी है। सपोज करें आप सेक्शन 1 कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सेक्शन 1 की हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने 1 की हेडिंग नहीं देनी। आप जौन से क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं, सपोज करें आप पार्ट 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने पार्ट 3 की ही हेडिंग देनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को नोट करें और टीचर ने क्वेश्चन पेपर से आपके जो आंसर्स हैं वो चेक करने होते हैं, तो आपका जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो वही होना चाहिए जो कि क्वेश्चन पेपर पे होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। आपके जो स्कूल में भी पेपर्स होंगे या टेस्ट होंगे उसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि जो क्वेश्चन नंबर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी की नंबरिंग जो है वो आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर देनी है। अदरवाइज़ आपका जो वो क्वेश्चन होता है, जब आप नंबरिंग ठीक नहीं देते तो उसको काट दिया जाता है और उसके नंबर आपको नहीं मिलते। सो अगर आपने आंसर ठीक लिखा भी है और बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट भी किया है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत दे दिया है तो फिर उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके आपके नंबर कट जाते हैं और वो पूरे नंबर कट जाते हैं, आपको उसका 1 नंबर भी नहीं मिलता। ठीक है, सो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी जो नंबरिंग है वो भी वही दी जाए और सेक्शन भी वही लिखा जाए ऊपर जो उनसे जिस सेक्शन का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, सपोज करें यहाँ पे है व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इसका आंसर उन्होंने पहले हेडिंग दी है, हेडिंग से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एक अच्छा लुक आता है। ठीक है, समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंग अस। ठीक है, अब इसका सिर्फ उन्होंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप इनको ये भी बता सकते हैं कि आप जो बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, आपने बता दिया कि बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आप उसके बाद बता सकते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन वो होगा जो टाइम कम लेगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी।
ठीक है, और जो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। तो आपके पास जब बुक में भी लिखा हुआ है जहाँ पर इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी होती है, ठीक है। सो आप चाहें तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं कि द सोल्यूशन विच इज़ एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव एंड टेक्स लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सारा जो पूरा चैप्टर है वो समझाया गया पहले, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए हैं कि जो क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरह का आ जाता है तो आपने उसका आंसर का तरीका क्या होगा और आपने उस आंसर में क्या लिखना है। बाकी उसको मज़ीद बेहतर बनाना वो आप पे है, ठीक है। और जब इंशाल्लाह हमारी क्लासेस खुलेंगी तब हम क्लास में भी हर चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को मज़ीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं कि हमें फुल मार्क्स मिलें और कोई भी मार्क कटने का हमारे पास अंदेशा ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको बतानी थी कि जो आप फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, आपने कभी भी फ़्लो चार्ट्स को बाय हैंड नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि फ़्लो चार्ट में आपको एक बिल्कुल नीट लुक आनी चाहिए। आपने जो आपके पास रेक्टेंगल्स हैं या पैरेललोग्राम्स हैं वो आपने स्केल के साथ बनाने हैं, ठीक है, ताकि नीट लगे। और आपने इतनी उसका साइज़ रखना है रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का कि आपने उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो उसके अंदर पूरा आ जाए और वो क्या ना जो आपका अगर छोटा ना हो साइज़, ठीक है, क्योंकि साइज़ छोटा होगा आप गन मचा देंगे, अंदर जो लिखा हुआ है वो अक्सर नज़र नहीं आता बच्चों का, ठीक है। सो आपने साइज़ बिल्कुल इतना रखना है कि जो आपने अंदर लिखना है वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और जो ओवल्स बनाने हैं वो आप बाय हैंड भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसकी पहले एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें कि वो ओवल्स भी ठीक बने, ठीक है। और जो एरोज़ हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ये नहीं है कि एक एरो आपको जहाँ आ रहा है तो दूसरा एरो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एरोज़ आपको पता है कि जो आपके सिंबल्स होते हैं उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आपने एरोज़ को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाना है और जो भी सिंबल्स हैं उनको आपने एक्यूरेटली बनाना है। आपने फ्री हैंड से नहीं बनाना, क्योंकि उससे आप लोगों की शेप्स ख़राब हो जाती हैं और जब शेप ख़राब होती है तो टीचर को अक्सर नहीं पता चल रहा होता कि इनपुट लिया जा रहा है, आउटपुट लिया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट्स में दिए गए हैं, आपने उनको अच्छे से याद करना है। उनमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आपने घर में ये परेशान नहीं होना, आपने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस खुलेंगी तो हम क्लास में उनको लाजमी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके सिंबल्स हैं वो आपको पता है क्या होता है। टर्मिनल सिंबल जो होता है वो स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करता है। उसके बाद प्रोसेस सिंबल होता है, डायमंड सिंबल होता है। ये तीनों सिंबल्स जो हैं, प्रोसेस सिंबल, डिसीजन सिंबल एंड इनपुट आउटपुट सिंबल, ये तीनों सिंबल्स आपने स्केल से बनाने हैं। और रही बात सर्कल की, तो आपके पास कंपास होती है, सर्कल आप कंपास से बना सकते हैं। और वैसे भी आपके जो फ्लो चार्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो सर्कल है वो यूज़ हो भी नहीं रहा, ठीक है। और जो ओवल सिंबल है वो अगर आपने हाथ से बनाना है तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप वो सही से बनाएं और एक नीट लुक आए, ताकि आपका कोई भी पेपर में मार्क्स कटने का चांस ना रहे, ठीक है। क्योंकि जब एक एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है जो उसको आपके पेपर में नज़र आती है वो आपकी नीटनेस होती है, ठीक है। अगर आपका पेपर नीट नहीं होगा तो एग्ज़ामिनर जो है वो पहले ही उसका माइंड जो है वो ख़राब हो जाता है कि इसका तो पेपर ही नीट नहीं है, तो वो उसका जो माइंड चेक करने का होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका पेपर की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जिसका आपने सबसे पहले ख्याल रखना होता है वो नीटनेस होती है, कि आपका पेपर नीट हो और उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस पे एक रेलिवेंट आंसर हो उसके ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। बाकी ये जो फ्लो चार्ट है ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। हमने देखा है कि ये जो सिंबल्स बनाए हुए इतने हैं कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रीडेबल है, आसानी से वो रीड कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप इस सिंबल की बात करें तो इसमें आपने सम लगाया हुआ है, प्रोडक्ट, एवरेज, तीनों का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो आपकी कॉपी के ऊपर ये सिंबल इतना आपने बड़ा ड्रॉ करना है कि ये तीनों चीज़ें आप आसानी से लिख सकें और कोई गर्मी ना मचे और ईज़िली जो टीचर है वो उसको रीड कर सके, ठीक है। और ज़्यादा बड़े का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही बना दें, एक नॉर्मल साइज़ का जिसके अंदर आपने लिखना भी है तो छोटा करके लिखना है, लेकिन रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका मैंने आपको बता दिया है। फ्लो चार्ट्स आपने कैसे ड्रॉ करने हैं और आपने ये येस और नो का भी ख्याल रखना होता है कि येस, अक्सर स्टूडेंट येस की जगह नो लिख देते हैं, लेकिन जो आगे
प्रोसेस सिंबल होता है या इनपुट आउटपुट का सिंबल होता है वो गलत होता है, ठीक है। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि येस के बाद कौन सा प्रोसेस होना है, नो के बाद कौन सा प्रोसेस होना है, उसको आपने उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ठीक है। और ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे आपको नोट्स में भी दिए गए हैं, बुक्स में भी हैं। सो आपने इनको इसी तरह स्टेप वाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने नोट्स से करने हैं, क्योंकि नोट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिसाइज कर जो हेडिंग्स हैं उनके साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बना कर दिए गए हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने नोट्स से करने हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि नोट्स में प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आपको एक अच्छी लेंथ में शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया गया है। जैसे कि हमने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हाउ डू यू डिटर्मिन रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट, ये देखिए सारी जो है अच्छे से हेडिंग्स के साथ आपको क्वेश्चन बना कर दिया गया है, और इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए वो सब आपको अच्छे से बना के दिया गया है। सो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने लाजमी जो हैं वो नोट्स से करने हैं। बाकी जो नोट्स में वैसे सारे ही हम कवर कर देते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के भी और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी, और जो नहीं भी होते वो हम आपको क्लास में करवा देते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नोट्स में कोई मिस्टेक है तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने जस्ट उसको मार्क कर लेना है और आपने उसको स्कूल आकर बताना है टीचर को, तो वो हम आपकी करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। सो ये आज के लेक्चर में था, आपको बताना था कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन के आंसर्स को आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो पहले आप बुक से टॉपिक वाइज पढ़ लें और याद कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया जो है वो टॉपिक वाइज ही गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नोट्स खोलने हैं और हर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको देख लेना है, ठीक है। जब आपने टॉपिक याद किया होगा तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना, उनको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो आई होप कि जो मैंने चीज़ें आज आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। आपने इनको भूलना नहीं है, इनको जहन में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।